हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे एनटीपीसी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 का जो दोस्तों से प्रश्न बच गया था, उसी को आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों आपने अभी तक सेट नंबर 4 का पार्ट ए नहीं देखा है, जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, किसी निश्चित रूप में निम्न दिए हुए 4 में से 3 समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्न 4 में से इस समूह से असंबंधित कौन है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो यहाँ पर है 35 और ऑप्शन बी में है 21 और ऑप्शन सी में है 14, लेकिन ऑप्शन डी में जो है वो है 49, यानी कि यह एक तो जो है वो 7 का स्क्वायर है, क्योंकि यह एक तो संख्या का स्क्वायर है, बाकी और कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रातः काल सूर्य उदय के बाद गोपाल खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था। यदि खंबे की परछाई जो है वह उसके ठीक दाईं ओर गिरती है तो बताइए कि उसका मुख किस दिशा की ओर था। प्रातः काल सूर्य उदय के बाद, क्योंकि प्रातः काल क्योंकि सुबह में सूर्य उदय होता है, तो दोस्तों सूर्य किस दिशा की ओर आते हैं, वो रहते हैं पूर्व दिशा की ओर। दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है, और गोपाल खंबे की ओर मुख करके खड़ा है। यदि खंबा की परछाई जो है और उसके ठीक दाईं ओर पड़ती है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस खंबे पर, उस खंबे की परछाई कहाँ पड़ेगा, पश्चिम दिशा की ओर। क्योंकि अगर खंबा अगर यहाँ पर रहेगा तो उसका परछाई जो बनेगा वो बनेगा इधर, और ये खंबे की परछाई जो बन रहा है और गोपाल के ठीक दाईं ओर पड़ता है, यानी कि अगर गोपाल का मुंह रहेगा दक्षिण की तरफ तभी इसका ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो गोपाल के मुंह अगर दक्षिण की तरफ रहेगा तो खंबे की परछाई जो है वो पड़ेगी इसके दाहिने तरफ, यानी कि फाइनली दोस्तों गोपाल का मुंह जो है वो है दक्षिण की तरफ, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमित 15 किलोमीटर पूर्व की ओर जाकर बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। वह फिर से बाएं घूमता है और 15 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। अमित आरंभिक स्थान से कितना दूर है। तो दोस्तों पहले यहाँ से हम इसका डायरेक्शन खींच लेंगे, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड किधर होता है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। तो अमित जो चल रहा है वो 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 15 किलोमीटर, लेकिन अमित आ गया इस बिंदु पर, उसके बाद वो बाएं घूमता है। तो जब दोस्तों अमित पूर्व दिशा की ओर चलेगा तो उसका राइट हो जाएगा दक्षिण दिशा की ओर और लेफ्ट हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर, और वो बाएं घूमता है उत्तर दिशा की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये आ गया यहाँ पर, ये 5 किलोमीटर चल दिया, फिर वो बाएं घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया इसका अमित का राइट और ये लेफ्ट। अब बाएं घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है, क्योंकि वो आ जा रहा है इस बिंदु पर। ठीक है, तो बोल रहा है कि अमित आरंभिक स्थान से कितना दूर है, क्योंकि अमित चला था यहाँ से और अमित आ गया है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 5 किलोमीटर है, यानी कि अमित जो है आरंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूर है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी ई एफ व जी 7 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। सी का स्थान ए और डी के बीच में है और ई का स्थान एफ व जी के बीच में है। बी का स्थान डी और एफ के बीच में है। यदि ए और जी का स्थान दोनों सिरों पर है तो डी का स्थान
किसके बीच है, क्योंकि ए और जी जो है इनका स्थान जो है वो दोनों सिरों पर है। यहाँ से दोस्तों पर हम 7 गो स्थान बना लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7, जिसमें कि ए और जी का स्थान जो है वो दोनों सिरों पर है, यानी कि ए यहाँ पर भी रह सकता है और ए यहाँ पर भी, और यहाँ पर जी भी रह सकता है और यहाँ पर जी भी हो सकता है, जिसमें कि बोला है सी का स्थान ए व डी के बीच में है। तो दोस्तों मान लेते कि ए यहाँ पर आएगा तो सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और डी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि सी का स्थान जो है वो ए और डी के बीच में है, और ई का स्थान एफ व जी के बीच में है। तो दोस्तों अगर जी यहाँ पर आता है तो ई का स्थान कहाँ हो जाएगा, ई का स्थान यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एफ, क्योंकि ई का स्थान एफ व जी के बीच में है। और यहाँ से दिया है बी का स्थान डी और एफ के बीच में है, क्योंकि बी का स्थान जो है वो डी और एफ के बीच में है। तो बी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी और एफ के बीच में बी। यहाँ से दोस्तों हमारा पूरा बैठ गया, लेकिन दोस्तों यहाँ से हमको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से ये जी हट जाएगा, यानी कि ए का स्थान यहाँ से फिक्स हो गया, और यहाँ पर से ए हट गया, क्योंकि यहाँ पर जी का स्थान फिक्स हो गया। तो प्रश्न है तो डी का स्थान किसके बीच में है, तो डी का स्थान जो है वो सी और बी के बीच में है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में है महाविद्यालय, बी में है बालक, सी में है वेतन, डी में है विद्यालय और ई में है रोजगार। यानी कि पहले बालक आएगा, बालक आएगा तो वो दोस्तों कहाँ जाएगा, वो जाएगा पहले विद्यालय में, यानी कि डी में जाएगा। जब विद्यालय को पास कर लेगा तो वो जाएगा महाविद्यालय में। बालक जो है वो महाविद्यालय पास कर गया, महाविद्यालय पास करके वो रोजगार ढूंढेगा। तो दोस्तों मान लेते कि उसको रोजगार मिल गया, यानी कि ई मिल गया। तो जब रोजगार मिल गया तो उस रोजगार के लिए उसका वेतन मिलेगा, यानी कि सी होगा। तो कौन सा हमारा सीरीज आ गया, बी डी ए ई सी आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी डी ए ई सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न तथा उसके नीचे 3 कथन है। तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में डाब्लू की कितनी पुत्रियां हैं, जिसमें कि पहला कथन है बी और डी एम की बहनें हैं, क्योंकि बी और डी जो है वो एम की बहनें हैं। ठीक है, एम का पिता टी जो है वो डब्लू का पति है, यानी कि एम का पिता टी जो है वो डब्लू का पति है। डब्लू का ये पति हो गया, और टी की 3 संतानें हैं, उनमें से केवल एक लड़का है। टी की 3 संतानें आ गया, यहाँ पर 2 लड़की हो गई और यहाँ पर एक ये लड़का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बोला कि डब्लू की कितनी पुत्रियां हैं, डब्लू की कितनी पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां हैं। ये दोस्तों कितने कथन को मिलाकर हमको प्राप्त हुआ है, डब्लू की कितनी पुत्रियां हैं। तीनों कथन को हम लोग मिलाएं तब जाके हमारा आया डब्लू की पुत्रियां स्पष्ट रूप से, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि 1, 2 और 3 कथन सत्य है, और इन तीनों को मिलाकर ही डब्लू की पुत्रियों का स्पष्टता मालूम होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है। कथन 1 में बोल रहा है कि बी जो है वो ए से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, क्योंकि बी जो है वह ए से तो लंबा है लेकिन ई से छोटा है। और कथन 2 में बोल रहा है कि उनमें से केवल 2 सी से छोटे हैं, क्योंकि सी यहाँ पर आ जाएगा और इससे केवल 2 छोटे हैं। तो यहाँ पर देख लेते कितने व्यक्ति हो गए, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और प्रश्न में बोल रहा है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, क्योंकि इनमें से सबसे लंबा जो है वो है ई। कथन 1 और 2 को मिलाकर हमको आंसर प्राप्त हुआ है,
और वहीं अगर कथन 3 को देखते हैं तो 3 डी केवल एफ से लंबा है, क्योंकि डी यहाँ पर हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ है। तो दोस्तों हम लोगों को कथन 1 और 2 को ही जब मिलाकर बनाए तो हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न जानकारी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए सभी सदस्य समान परिवार से संबंधित हैं। जे एल का भाई है, यानी कि जे जो है वो एल का भाई है। जे आर का इकलौता पुत्र है, कि जे जो है वो आर का इकलौता पुत्र है। डब्लू एल का ससुर है, कि डब्लू जो है वो एल का ससुर है। डब्लू जो है वो एल का ससुर है। डी पी का नाना है, जो कि पुरुष है। क्यू डब्लू का इकलौता पुत्र है, क्यू जो है वो डब्लू का इकलौता पुत्र है, यानी कि क्यू जो है वो डब्लू का इकलौता पुत्र हो जाएगा और ये इसकी बहू हो जाएगी, तभी तो डब्लू जो है वो एल का ससुर हो जाएगा। ठीक है, और डब्लू जो है वो एन का दादा है, डब्लू एन का दादा है, यानी कि एन जो है वो एल और क्यू का पुत्र या पुत्री होगा। और सी जो है वो एन की पुत्री है, कि सी जो है वो एन की पुत्री है। और यहाँ पर दिया है कि डी जो है वो पी का नाना है, क्योंकि डी जो है वो पी का नाना है। तो ये आर हो गया इसका पुत्र और ये होगी पुत्री। इसका लड़का या लड़की हो जाएगा पी, तब जाके डी जो हो जाएगा वो पी का नाना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आर का पति। ठीक है, और पी और एन ये भाई या बहन हो जाएंगे। तो अब आते हैं प्रश्न में 67 में कि एल जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एल जो है वह सी से किस प्रकार संबंधित है। ये हो गया पिता या माता, ये हो गया दादा या नाना, और ये होगी दादी या नानी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया है दादी, यानी कि 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पी एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पी जो है वो एन से किस प्रकार संबंधित है। ये दोस्तों भाई या बहन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया है ऑप्शन में भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। 69 में कथन 1 में कुछ कुर्सियां हैंडल है, यानी कि कुछ कुर्सियां जो है वह हैंडल है, और सभी हैंडल बर्तन है, कि सभी हैंडल जो है वह बर्तन है, और सभी बर्तन चटाइयाँ हैं, क्योंकि सभी बर्तन जो है ये चटाइयाँ हैं, और कुछ चटाइयाँ बसे हैं, लेकिन कुछ चटाइयाँ जो है वह बसे हैं। तो यहाँ से दिया है कि कुछ बसें हैंडल है, कि कुछ बसें जो है वो हैंडल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि सभी हैंडल जो है बर्तन है और सभी बर्तन चटाइयाँ है, और चटाइयाँ में बसें भी कॉमन आ रही है। ठीक है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसको 50-50 रहने देते हैं तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दूसरा में कुछ चटाइयाँ कुर्सियाँ है, कुछ चटाइयाँ जो है वो कुर्सियाँ है, ये कॉमन आ रहा है, ये सही है। हमारा निष्कर्ष 2। और निष्कर्ष 3 बात है कि कोई भी बस हैंडल नहीं है, कि कोई भी बस जो है वो हैंडल नहीं है। तो ये भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव आ गया है, तो पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो ये दोस्तों ये भी 50-50 हो सकता है, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और निष्कर्ष 4 को देखते हैं तो कुछ चटाइयाँ हैंडल है, कुछ चटाइयाँ जो है वो हैंडल है, इनकी बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो ये सही है बिल्कुल। इनकी निष्कर्ष होता हमारा बिल्कुल सही है, इनकी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। या तो निष्कर्ष 1 या 3, 1 या 3
और निष्कर्ष 2 और 4 अनुसरण करते हैं। 2 और 4 तो कंफर्म अनुसरण करते हैं, लेकिन 1 या 3 में सस्पेंस है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ छड़िया लैंप है कि कुछ छड़िया जो है वो लैंप है, और कुछ फूल लैंप है। देखिए कुछ फूल जो है वह लैंप है, और कुछ फूल परिधान है। कि कुछ फूल जो है वह परिधान है, और सभी परिधान कमीजें हैं। सभी परिधान जो है वह कमीजें हैं। तो निष्कर्ष 1 में है कि कुछ कमीजें छड़िया है, कि कुछ कमीजें जो है वो छड़िया है, नहीं है दोस्तों, इसलिए निष्कर्ष हमारा पहला गलत हो गया। और दूसरा में कि कुछ कमीजें फूल हैं, तो कुछ कमीजें जो है वो फूल है, तो फूल में ये काट रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, निष्कर्ष दूसरा का हमारा सही है। और तीसरा में कुछ फूल छड़िया है, कुछ फूल जो है वो छड़िया है, ये नहीं काट रहा है, यानी कि निष्कर्ष तीसरा का हमारा गलत है। और चौथा में कि कुछ परिधान छड़िया है, कि छड़िया यहाँ पर है और परिधान यहाँ पर है, ये दोनों कॉमन नहीं है, लेकिन इसका चौथा हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में सहायता प्रदान करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।